हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 8th का न्यू चैप्टर विच इज रीचिंग एट द एज ऑफ अडोलेसेंस। तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपके साथ लिंक होने वाला है। आप कैसे ग्रो करते हैं, कैसे आपकी स्टेजेस आती हैं लाइफ की, तो उनके बारे में है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और साथ साथ इसके नोट्स बनाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें हमारे लाइफ की, तो हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी स्टेजेस आती हैं। ठीक है, जैसे चाइल्डहुड हो गया, एडल्टहुड हो गया और ओल्ड एज। ठीक है, तो इन ह्यूमन बीइंग द लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो हर स्टेज में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है। ठीक है, यहाँ से देखिए, न्यूली बॉर्न बेबी है, वो डेवलप हो रहा है इस तरह, फिर डेवलपमेंट हो रही है इस तरह। ठीक है, तो आगे के आगे डेवलपमेंट होती जा रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ओके। अब हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली एडोलेसेंस की। ठीक है, अब ये एडोलेसेंस क्या है? सबसे पहले, एडोलेसेंस इज ए ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ह्यूमन डेवलपमेंट दैट अकर बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। अब देखिए, हमने क्या बोला कि एडोलेसेंस एक स्टेज है सबसे पहले, है ना। कैसी स्टेज है? जिसमें फिजिकली और मेंटली एंड बोल सकते हैं, फिजिकली एंड मेंटली डेवलपमेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, और अब ये स्टेज आती कब है? देखिए जरा, ये जब चाइल्डहुड है और जब एडल्टहुड है ना, उनके बीच में ये स्टेज होती है। ठीक है, क्लियर इतनी बात? ठीक है, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच में ये स्टेज है। ठीक है, चाइल्डहुड आपको पता है, एडल्ट कब होते हैं? जब 18 ईयर्स के हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब एडोलेसेंस के बारे में कुछ एक और पॉइंट से देखिए जरा। देखिए, एडोलेसेंस क्या है? एक पीरियड है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में चेंजेस आती हैं। ऐसी चेंजेस आती हैं जो लीड करती हैं रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी को। ठीक है, मतलब कि रिप्रोडक्टिवली हम मेच्योर हो जाते हैं, मतलब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है, एंड दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एडोलेसेंस। The human body undergoes several changing during the adolescence, and these changing mark on the set of puberty. अब देखिए, हमारी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं एडोलेसेंस में, एंड ये सारी चेंजेस लीड करती है किसको? पबर्टी को। पबर्टी क्या होती है? जैसे जवान होना। ठीक है, चलिए। सो एडोलेसेंस की जो जर्नल एज होती है वो 12 से लेके 17 ईयर्स तक होती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो अर्ली एडोलेसेंस पीरियड है, मतलब कि 12 से लेके 15 ईयर, है ना, तो वहीं से शुरुआत होती है किसकी? पबर्टी की। ठीक है, तो पबर्टी की शुरुआत वहीं से होती है। ठीक है, पबर्टी का मतलब क्या होता है? देखो जरा, पबर्टी इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स पबर्टास, यानी कि एज ऑफ मैनहुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा, जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स पबर्टी इज बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। मैंने पहले ही आपको बोला कि पबर्टी जब शुरुआत होती है या मिड में होती है ना, तब हम क्या करते हैं, जो बॉयज हैं एंड जो गर्ल्स हैं, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब कि उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं इसी एज में। ठीक है, चलिए, एवरेज ऑनसेट ऑफ पबर्टी। ठीक है, पबर्टी की जो एवरेज एज है, ठीक है, वो क्या है? देखिए, अगर देखिए, वैसे तो जनरली ये डिपेंड करता है हेरिडिटी पे। ठीक है, कैसी जीन्स हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा न्यूट्रिशन है, इन चीजों पे भी डिपेंड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम एवरेज कंसिडर करें तो गर्ल्स के लिए 10 इयर्स, ठीक है, और बॉयज के लिए 12 ईयर, यहाँ से पबर्टी स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए
बट एवरी इंडिविजुअल पर्सन टाइम टेबल फॉर puberty इज इन्फ्लुएंस प्राइमरी बाय, वही जो मैंने आपको बताया, हेरिडिटी, एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज डाइट, एक्सरसाइज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो पबर्टी के ऊपर डिपेंड करती हैं कि पबर्टी की स्टार्टिंग एज क्या होगी। क्लियर? चलो, अच्छा, अब क्या क्या चेंजेस आती हैं पबर्टी में? ठीक है, तो देखिए जरा, सबसे पहले आपने जर्नली देखा होगा कि जब भी पबर्टी स्टार्ट होती है ना, तो सबसे पहले बच्चों की हाइट इंक्रीज करने लगती है। ठीक है, तो इंक्रीज इन हाइट, तो सबसे पहले निशानी ये है। सडन इंक्रीज इन हाइट एंड वेट एट द ऑनसेट ऑफ पबर्टी। जैसे ही पबर्टी स्टार्ट होती है, हमारी जो हाइट है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, और साथ साथ वेट भी बढ़ने लगता है। ठीक है, और कौन सी चीज आती है, देखिए जरा, आर्म्स एंड लेग्स ग्रो फास्टर देन रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारी आर्म्स हैं, लेग्स हैं, ठीक है, वो भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा फास्टर ग्रो करती हैं एज कंपेयर टू हमारी बाकी बॉडी। चलिए, द इंक्रीज इन फिजिकल ग्रोथ इज मोर एविडेंस इन गर्ल्स 11 to 13 years, whereas boys 13 to 15 years। ठीक है, अच्छा, जो फिजिकल ग्रोथ है, ऐसा देखा गया है फिजिकल ग्रोथ कि जो गर्ल्स के केस में है वो जल्दी हो जाती है, कब? 11 से 13 ईयर्स में। ठीक है, एंड बॉयज की 13 टू 15 ईयर्स में। चलिए, उसके बाद जो हमारे लंग्स हैं या हार्ट है, ठीक है, उनके साइज में भी इंक्रीज आना शुरू हो जाता है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ हार्ट इंक्रीज बाय हाफ, मतलब जितना डायमीटर है हार्ट का, उससे हाफ और बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो उसका वेट है वो भी डबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें लंग्स, ठीक है, लंग्स का साइज एंड कैपेसिटी वो भी बढ़ जाती है। कैपेसिटी मतलब कि कितनी एयर हम होल्ड कर सकते हैं लंग्स में, वो कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए, और क्या क्या चेंजेस आती है, देखिए जरा, चेंजेस इन दी बॉडी शेप। चलिए, लार्जर बोन, मसल, हार्ट, लंग्स कंपेयर टू गर्ल। तो बॉयज के केस में जो बोन्स हैं वो लार्ज हो जाती हैं, लार्जर ग्रो करती हैं, मसल ज्यादा ग्रो करते हैं, हार्ट, लंग्स वो भी ज्यादा ग्रो करते हैं एज कंपेयर टू गर्ल्स। ठीक है, चलिए, गर्ल्स के केस में क्या होता है? स्मॉलर बोन्स, मसल, हार्ट, लंग्स एज कंपेयर टू बॉयज। ब्रोडर शोल्डर्स एंड नैरो हिप्स, बॉय के केस में जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं और जो हिप है वो नैरो हो जाती है। ठीक है, गर्ल्स के केस में कर्वेसियस बॉडी, ब्रॉडर हिप। ठीक है, ओके, एक यहाँ पे और चीज, लेरिक्स। लेरिक्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं, जो हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होता है, लेरिक्स। ठीक है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वो भी ग्रो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पबर्टी में जो लैरिंग्स होता है वो क्या होता है? बिगर हो जाता है, एंड वोकल कोड की जो लेंथ है वो भी बढ़ जाती है, थिक हो जाती है। ठीक है, बिफोर पबर्टी जो लैरिंक्स होता है वो स्मॉल साइज का होता है, वोकल कोड जो है वो भी छोटी सी होती है। ठीक है, यहाँ पे आफ्टर पबर्टी बढ़ जाती है। ठीक है, आपने नोटिस किया ही होगा, है ना, कि कुछ बच्चों की वॉइस एट्थ में कुछ और है, नाइन्थ क्लास में कुछ और हो जाती है ना। कई बार ऐसा होता है 7 to 8 आते आते बच्चों की वॉइस चेंज हो जाती है। ठीक है, हाई पिच्ड वॉइस, ठीक है, कब? बिफोर पबर्टी क्या होती है? हाई पिच्ड वॉइस। पबर्टी के बाद कैसी होती है? डीप थिकर वॉइस। तो यहाँ पे जो वॉइस की पिच है वो बढ़ जाती है। ठीक है, पिच जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ पहले पहले कम, सॉरी, पिच ज्यादा थी, अब जो है वो पिच
कम हो जाएगी, डीप वॉइस आएगी। चलिए, वॉइस में चेंजेस तो आएंगी ही आएंगी, साथ में आपने एक और चीज नोटिस करी होगी यहाँ पे, थ्रॉट में, उसको क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे थ्रॉट में एडम एप्पल जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है ना, जब ये डेवलप हो जाता है पूरी तरह से। लेकिन गर्ल्स के केस में ये विजिबल नहीं होता, हार्डली होता है, किसी किसी की हो गया, ठीक है, ज्यादा नहीं। लाइनेक्स ग्रो मोर इन बॉयज, हेंस बॉयज शो एडम्स एप्पल इन फ्रंट ऑफ नेक। ठीक है, ऐसा भी माना जाता है कि जब एडम्स एप्पल बाहर आ जाए थ्रॉट से, यहाँ से, है ना, दिखने लगे, विजिबल हो, तो उसके बाद जो हाइट है वो इंक्रीज नहीं करती, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कि तब बॉडी पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है ना। अगर यहाँ से एडम एप्पल बाहर नहीं आए तो इसका मतलब आपकी डेवलपमेंट अभी बाकी है। चलिए, उसके बाद क्या है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड। ठीक है, तो होता क्या है, जब हम एडोलेसेंस में पहुंचते हैं, मतलब पबर्टी स्टार्ट हो चुकी होती है ना, तब क्या होता है, हमारी बॉडी के जो सेबेसियस ग्लैंड हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, है ना, और उससे क्या होता है, स्वेट ग्लैंड भी एक्टिवेट हो जाते हैं। अब स्वेट ग्लैंड जैसे ही एक्टिवेट होते हैं, तो हमारी बॉडी में जो, जहाँ पे हेयर्स हैं, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहां से स्वेट निकलने लगता है ना, और हमारी एक्टिविटी भी बढ़ जाती है बॉडी की। ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड्स ऑफ ए बॉडी डेवलप्ड फुली ड्यूरिंग puberty and there is increase of secretion of sweat, है ना। सेक्रेशन का मतलब सेक्रेट करना, बाहर निकलना। ठीक है, तो स्वेट बाहर निकलता है, और साथ साथ एक प्रॉब्लम भी आती है, आपने नोटिस किया होगा कि बॉयज एंड गर्ल्स के फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं, है ना। एसिन एंड पिंपल्स आर दी कॉमन अमंग एडोलेसेंट्स ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सिबम फ्रॉम दी सेबेसियस ग्लैंड। ठीक है, ये जर्नली अपने आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनसेट ऑफ पॉवर्टी। चलिए, उसके बाद हमने जैसे पहले बोला था कि जैसे ही एडोलेसेंस स्टार्ट होता है ना, तो एडोलेसेंस पीरियड में हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, है ना। अब ये डेवलपमेंट कैसी होती है, चलिए देखते हैं। ठीक है, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं बॉयज के एंड गर्ल्स के, ठीक है, ये डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, टेस्टिस इन बॉयज मेच्योर, ठीक है, एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सीमेन। ठीक है, अब ये सीमेन होता क्या है, द फ्लूइड कंटेनिंग स्पर्म। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, फीमेल सेक्स सेल गैमेट्स एंड फीमेल के भी पढ़े थे, मेल के भी पढ़े थे, दोनों के गैमेट्स के बारे में पढ़ा था, है ना। तो जो मेल सेक्स सेल थे उनका नाम होता था स्पर्म। ठीक है, तो सीमेन क्या होता है कि स्पर्म के साथ जो फ्लूइड कंटेन होता है, फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं सीमेन। गर्ल्स के केस में जो ओवरीज हैं वो एनलार्ज हो जाती हैं एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओवा। ओवा क्या बोलते थे, एग को बोलते थे। ठीक है, और मंथली मेंस्ट्रुएशन वो भी स्टार्ट हो जाती है इन दी फीमेल केस। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। ठीक है, कुछ ऐसे करेक्टर होते हैं, सेक्सुअल करेक्टर, जो बॉडी में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि बॉयज के केस में जो पब्लिक या फेशियल हेयर हैं वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे दाढ़ी मूछें आ जाती हैं बॉयज के। ठीक है, बॉडी हेयर ऑल्सो बिकम प्रोमिनेंट इन बोथ। ठीक है, जो बॉडी पे हमारे हेयर्स हैं या आर्म पिट पे हेयर्स हैं, तो या बॉडी पार्ट्स पे हैं, ठीक है, वो दोनों में प्रोमिनेंट होते हैं, मतलब दोनों में ही स्टार्ट हो जाते हैं। चेंज इन हार्मोनल बैलेंस। अब हमारी बॉडी में जितनी भी चेंजेस आती हैं वो सारी की सारी हार्मोन्स की वजह से आती हैं। हार्मोन्स हमारी बॉडी में सेक्रेट होते हैं, जिससे हमारी बॉडी में चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट अकर इन एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। ठीक है, अब हार्मोन होते क्या हैं, हार्मोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं
ठीक है, तो हार्मोन क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोड्यूस एंड सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं? हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप यही समझो कि जो हार्मोन्स हैं वो क्या है? केमिकल सब्सटेंस है प्रोड्यूस एंड सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अच्छा, इन adolescence hormonal balance shift strongly towards adult stage which is triggered by pituitary gland। ठीक है, अब adolescence में जो हार्मोनल बैलेंस है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स किसकी तरफ? पिचुअरी ग्लैंड। ठीक है, मतलब पिचुअरी ग्लैंड ही यहाँ पे ट्रिगर करता है adolescence से जुड़ी हुई चीजों को। ठीक है, दिस ग्लैंड सेक्रेट्स, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द टेस्टिस। मेल के केस में टेस्टिस डेवलप हो जाते हैं तो वहां से एक खास तरह का हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, फीमेल के केस में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम दी ओवरीज। चलिए, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैंने पहले बोला कि एडोलेसेंस में ये चीजें डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब मेल के केस में स्पर्म एंड फीमेल के केस में ओवा ये डेवलप होते हैं। ठीक है, मेल प्रोड्यूस गैमेट्स फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन इन देयर लाइफ एज कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेल है, मेल के अंदर जो गैमेट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो लाइफ के ज्यादा ईयर्स तक रहते हैं, फीमेल के केस में वो कम ईयर्स तक रहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद चलिए फीमेल्स की अगर बात करें, इन फीमेल्स ओवरी बिकम एक्टिव व्हेन गर्ल्स रीचेस puberty बिटवीन 11 टू 13 ईयर्स। ठीक है, तो गर्ल्स के केस में 11 से 13 ईयर्स की एज में puberty स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एंड जो ओवरीज हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है, अब जो ओवरीज हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं तो उससे क्या होता है कि वन ओवम, ठीक है, वन ओवम मतलब दो ओवरीज में से एक ओवम हर मंथ यहाँ पे डेवलप होगा। देखिए जैसे यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब ये ओवम क्या करेगा? ये एंटर्स करेगा कहाँ पे? ओविडक्ट में। ठीक है, ओविडक्ट में ये एंटर करेगा। यहाँ पे ये फर्टिलाइज्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, अगर तो ये फर्टिलाइज हो जाता है बाय द मीन्स ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो ये फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ पे यूट्रस में पहुंच जाता है तो यहाँ पे एम्बेडेड हो जाता है। ठीक है, एम्बेडेड होने से पहले जो यूट्रस है वो इसके लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, मतलब कि उसकी जो लाइनिंग है, द यूट्रस इज ए मस्कुलर elastic that can grow many times its size when foetus develop inside। ठीक है, जब यहाँ पे foetus develop होना शुरू होता है तो उससे पहले ये अपने आप को रेडी कर लेती है। कैसे रेडी कर लेती है देखो जरा। Before the embryos enter the uterus prepare itself to receive it by forming a thick layer of lining of blood vessels। ठीक है, अच्छा, ओके, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ये तो हो गया कि अगर फर्टिलाइज हो गया तो यहाँ पे वो एम्बेडेड हो जाएगा एम्ब्रो, है ना, फोइटस यहीं पे डेवलप होगा। अगर ओवा फर्टिलाइज ना हुआ तो वो क्या होता है? वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मतलब कि एग डिसइंटीग्रेट हो जाता है और जो ब्लड है जो यहाँ पे था, ठीक है, वो शेड ऑफ हो जाता है। ठीक है, or this process of blood flow is termed as menstruation which lasts 3 to 6 days। चलिए नेक्स्ट देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द चाइल्ड। अब देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन द चाइल्ड। ठीक है, देखिए दो अगर गैमेट आपस में फर्टिलाइज होंगे तो देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ फॉइटस, है ना। अब वो फॉइटस बॉय होगा गर्ल होगा
वो किन चीजों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखिए जरा उनके बारे में भी देखते हैं। देखिए ह्यूमन बीइंग में टोटल जो है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, उनके न्यूक्लियाई में ह्यूमन बॉडी का कोई भी सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, पेयर की फॉर्म में ये होते हैं सारे के सारे। आउट ऑफ विच 44 क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स का मतलब है अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, एनी क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। 2 क्रोमोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो हमारी बॉडी के सेल्स में क्या होते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। उनमें से जो 44 होते हैं दे आर ऑटोसोम्स, एंड जो 2 होते हैं वो क्या होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, अच्छा अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी एक पर्टिकुलर ग्रुप में होते हैं। जैसे मेल के केस में अगर बात करें तो मेल के केस में क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स वाई, एंड फीमेल के केस में एक्स एक्स। ठीक है, फीमेल के केस में एक्स एक्स होते हैं। अच्छा अब देखिए जरा, हमने बोला कि हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जो स्पर्म एंड ओवम है ना, इनमें हाफ होते हैं। 46 का हाफ यानी कि कितना 23। ठीक है, मतलब कि स्पर्म एंड ओवम ये भी सेल ही है ना, ये सेक्स सेल्स ही हैं, स्पर्म एंड ओवम, फीमेल के एंड मेल के, है ना। तो यहाँ पे स्पर्म में क्या होंगे 23 क्रोमोसोम्स होंगे, उनमें से 22 ऑटोसोम्स होंगे, प्लस एक जो होगा वो कौन सा होगा सेक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए जरा, जो फीमेल है उसके केस में भी ऐसे ही सेम 22 + 1। अब ये यहाँ पे 23 क्यों होते हैं, बाकी बॉडी पे 46 होते हैं, यहाँ पे 23 क्यों? बिकॉज ऐसा होता है कि जो मेल सेक्स सेल्स हैं एंड जो फीमेल सेक्स सेल्स हैं वो जब इन्वॉल्व करेंगे 23 + 23 वो ऑटोमेटिकली 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये पहले ही हाफ होते हैं। द गैमेट्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट ऑफ सेल्स अकरिंग एनीवेयर इन द बॉडी। ठीक है यहां तक, चलिए अब देखिए जरा, ओके स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, जब ये आपस में फर्टिलाइज होंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा देखो जरा, या तो ये ऑप्शन हो सकती है हमारे पास कि स्पर्म के साथ क्या हो 22 + X क्रोमोसोम, या क्या हो सकता है 22 + Y क्रोमोसोम, ऐसा हो सकता है। तो ये मेल के हो गए। फीमेल के केस में एक्स एक्स ही थे, तो मतलब यहां से जो ओवम है वो एक्स की फॉर्म में ही आएगा, यहां से भी एक्स में आएगा। ठीक है, तो होगा क्या देखो, जब ये फर्टिलाइज होंगे, ठीक है, अब ये फर्टिलाइजेशन हुई एक्स और वाई की, तो जब एक्स एंड वाई की फर्टिलाइजेशन होगी, एक्स एंड वाई किस में फॉर्म करता था मेल में। ठीक है, एक्स एंड वाई किस में होता था मेल में। ठीक है, तो ये बन के क्या बनेगा, ये मेल डेवलप करेंगे एक। ठीक है, मतलब मेल चाइल्ड। ओके, अगर ऐसा हो कि एक्स और वहां से भी एक्स आए, तब क्या होगा, तो ये फीमेल चाइल्ड को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको यही याद रखना है कि मेल के केस में क्रोमोसोम होते हैं एक्स वाई, एंड फीमेल के केस में एक्स एक्स। तो यहां से अगर एक्स आया, उस साइड से भी एक्स आया, ठीक है, तो ये एक्स एक्स बनेंगे, तो मतलब कि क्या बनेंगे फीमेल चाइल्ड बनेगा। ठीक है, अगर यहां से वाई आया, उस साइड से एक्स आया, तो ये बने एक्स वाई, तो ये कंट्रीब्यूट करेंगे किसकी तरफ मेल चाइल्ड की तरफ। ठीक है, चलिए अब आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। ठीक है,
अब अभी हमने हार्मोन्स की बात करी थी पहले, है ना। अब हार्मोन्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है सबसे पहले? तो एंडोक्राइन सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स दैट इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ केमिकल कॉल्ड हार्मोन्स। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट, क्या क्या रेगुलेट करते हैं? मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को एंड पबर्टी ऑफ द बॉडी। वो हम पहले देख चुके हैं कि पबर्टी को कैसे वो कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, तो डिफरेंट डिफरेंट हमारी बॉडीज में चेंजेस आ रही हैं, डेवलपमेंट हो रही हैं, वो सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम से ही हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए द मेजर ग्लैंड दैट मेक ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड। ठीक है, तो ये सारे ग्लैंड्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, हाइपोफिलिस ग्लैंड जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड से ज्यादा बोलते हैं। उसके बाद एडर्नल ग्लैंड, पेनक्रियास, मेल के केस में टेस्टिस एंड फीमेल के केस में ओवरीज। ठीक है, तो चलिए अब इन ग्लैंड्स का क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, वो देखते हैं। अगर ये हार्मोन सेक्रेट ना करे तो क्या होगा? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वन ऑफ द हार्मोन रिलीज बाय दिस ग्लैंड इज ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो जितनी भी ग्रोथ होती है एडोलेसेंस में हो या पहले हो, है ना, दैट ऑल कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ओके। उसके बाद थायराइड, थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, दिस ग्लैंड रिलीज थायरॉक्सिन। ठीक है, ये एक थायरॉक्सिन रिलीज करता है, मतलब हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है एंड रेगुलेट मेटाबॉलिक रेट ऑफ वेरियस बॉडी फंक्शंस। ठीक है, जो थायरॉक्सिन ग्लैंड है हमने उसकी बात अभी की है कि थायरॉक्सिन रिलीज होता है फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। वो क्या करता है? हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म रेट को रेगुलेट करता है और भी बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को। ठीक है, अच्छा, अब अगर ज्यादा थायरॉक्सिन ना रिलीज हो बॉडी में, है ना, मतलब इफ एनफ थायरॉक्सिन इज नॉट रिलीज्ड बाय थायराइड ग्लैंड, तब क्या होगा? तो इट कॉज गॉइटर, है ना। अब ये गॉइटर क्या होता है? तो गॉइटर एक ऐसा डिसीज है जिसमें जो यहाँ से नेक है वो बाहर की तरफ ऐसे स्वेल हो जाता है। ठीक ठीक है, जिसको बोलते हैं गॉइटर, कुछ इस तरह से। ठीक है, अच्छा, अब देखो जरा, थायराइड ग्लैंड स्वेल्स अप एंड कॉज ए बल्ज इन द नेक रीजन। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात भी बोली जाती है कि ये जो गॉइटर होता है ये किसी चीज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? आयोडीन। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि हमारा जो सॉल्ट है, जो हम घर में सॉल्ट यूज करते हैं, इट शुड बी आयोडीन इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो जो हम बोलते हैं कि जो हमारे घर पे नमक यूज करते हैं, इट शुड बी आयोडीन इंटीग्रेटेड। चलिए उसके बाद बात करते हैं एडर्नल ग्लैंड की। ठीक है, एडर्नल ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड आर द टाइनी ऑर्गन्स दैट लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। तो किडनी के ऊपर लोकेटेड होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? दे रिलीज हार्मोन दैट रेगुलेट मिनरल लेवल इन ब्लड। ठीक है, हमारे ब्लड में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, है ना, तो उन मिनरल को कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है? वो करते हैं adrenal gland which are located on the top of kidney।
ओके, दे रिलीज हार्मोन दैट रेगुलेट द मिनरल लेवल इन द ब्लड, ये तो हो गया, ठीक है। ऑल्सो कंट्रोल द रिस्पॉन्ड ऑफ द बॉडी, ऑल्सो कंट्रोल द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू स्ट्रेस सिचुएशन, ठीक है। मतलब कि कई बार ऐसा होती है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है, तो बॉडी को कैसे एक्ट करना है ना, तो वो भी इसी ग्लैंड के द्वारा रेगुलेट होता है कि बॉडी को क्या करना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे कोई एनिमल आ गया किसी पर्सन के सामने, तो पर्सन क्या करेगा, ऑब्वियसली भागेगा, है ना। तो ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बॉडी के रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है कौन, एडर्नल ग्लैंड। पेनक्रियास की बात करते हैं, ठीक है। तो पेनक्रियास ऐसा होता है, दिस ग्लैंड रिलीज हार्मोन जिसका नाम है क्या, इंसुलिन। तो इंसुलिन रिलीज करता है विच लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो पेनक्रियास इंसुलिन को रिलीज करता है जो ब्लड में शुगर लेवल को लो करता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये वाला ग्लैंड पेनक्रियास जिसकी हम बात कर रहे हैं इंसुलिन रिलीज ना करे तो क्या होगा, हमारे ब्लड में जो शुगर है वो लोअर होगी नहीं, तो उससे हमारा जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ पर्सन्स को डायबिटिक पर्सन्स होते हैं, है ना, कुछ की कंट्रोल्ड वे में होती है और कुछ की अनकंट्रोल्ड वे में। तो अनकंट्रोल्ड वे में जब जाते हैं दे हैव टू टेक इंसुलिन इंजेक्शंस, ठीक है, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन सेक्रेट नहीं हो रहा बाय पेनक्रियास, तो वो आर्टिफिशियल इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं। चलिए उसके बाद ये तो चलो हो गया, हमने बात कर लिया, पर्सन डायबिटिक हो गया, इंसुलिन के देते हैं, ठीक है, हो गया डन। चलिए अब द रोल ऑफ हार्मोन इन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द इंसेक्ट एंड द फ्रॉग। जो दूसरे इंसेक्ट हैं या फ्रॉग हैं उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में भी जो हार्मोन्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल। कैसे, देखिए जरा, ए हार्मोन रिलीज्ड बाय थायराइड, थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन करता है, ठीक है। अब ये जो थायरॉक्सिन है ये हेल्पफुल होता है फॉर द कंप्लीट साइकिल। अगर थायरॉक्सिन रिलीज ना हो या ना मिले, ठीक है, तो फिर लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता। देखिए कैसे जरा, दिस हार्मोन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, ठीक है। अब हम पहले ही बात कर चुके हैं, है ना, कि ये जो हार्मोन है ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है ना। तो आयोडीन तो होना ही चाहिए सबसे पहले। अब आयोडीन कहाँ पे हो, ये तो अभी डेवलप ही नहीं हुआ, है ना। तो जो आयोडीन है, जो वाटर, जिस वाटर या पॉन्ड में रह रहे हैं, है ना, लार्वा जिस या टेडपोल जिसमें है, जहाँ पे ये रह रहे हैं, ठीक है, उस पानी में अगर आयोडीन है तब तो ठीक है, अदरवाइज ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा, ये प्रॉपर फ्रॉग नहीं बन पाएगा अगर उसमें आयोडीन ना हो, ठीक है। द टेडपोल फेल टू ग्रो एंड कैनॉट बिकम एडल्ट फ्रॉग, ठीक है, वो ऐसा ही रह जाएगा, वो बनेगा ही। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, न्यूट्रिएंट्स नीड फॉर एडोलेसेंस, पर्सनल हाइजीन। चलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सबसे पहले बात करते हैं। देखिए जैसे एडोलेसेंस है, तो एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जहां पे बॉडी डेवलप कर रही होती है, ग्रो कर रही होती है। अब इस पॉइंट पे जब ग्रो करे, बॉडी डेवलप करे, तो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी ज़रूरत होती है। हेल्दी फूड जो है वो बहुत ज़्यादा वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। चलिए तो देखिए जरा, न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ एडोलेसेंस क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो एडोलेसेंस इज ए स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेंस द डाइट फॉर द एडोलेसेंस हैज टू बी केयरफुली प्लान्ड, ठीक है, अच्छे से प्लान होनी चाहिए आपकी जो डाइट है इस स्टेज में। ए बैलेंस डाइट मीन दैट
द मील इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए हर मील में? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स। ठीक है, तो ये एक खास प्रपोर्शन में होने चाहिए सो दैट आपकी बॉडी की जो नीड है वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, अवर इंडियन मील ऑफ रोटी, राइस, दाल, पल्सेस एंड वेजिटेबल इज ए बैलेंस्ड मील, है ना। हमारा जो इंडियन खाना है, जैसे रोटी, राइस, दाल, पल्सेस, ठीक है, वेजिटेबल्स, वो सभी क्या है? बैलेंस्ड डाइट है, तो हमें ज़्यादा खाने चाहिए। आयरन बिल्ड्स द ब्लड and iron rich food such as leafy vegetables, jaggery, meat, citrus, इंडियन ग्रॉसबेरी, आंवला जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो सारे अडोलसेंस के लिए गुड हैं। देखिए, अब जब बॉडी ग्रो कर रही है तो हमारी बॉडी में ब्लड ब्लड ज़्यादा होना चाहिए, और ब्लड किससे बनता है? आयरन से बनता है। तो आयरन से रिलेटेड जो फूड हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हमें ज़रूर इनटेक करने चाहिए। ठीक है, चलिए, उसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, विटामिन्स डी, के, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, फॉस्फोरस, ठीक है, ये सारे के सारे जरूरी हैं फॉर दी स्ट्रॉन्ग बोन और हेल्दी बोन। ठीक है, ओके। विटामिन सी कैन बी डेफिशिएंट इफ सफिशिएंट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल आर नॉट ईटन। ठीक है, बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, अगर स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स हों या वेजिटेबल्स हों वो ना लिए जाएं। ठीक है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। जिंक, मैंगनीज, क्रोमियम, ठीक है, आर ऑफन लो इन डाइट। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमें लेनी चाहिए यहाँ पे। चलिए, उसके बाद पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है बॉडी में एडोलसेंस में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब भी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करते होंगे। ठीक है, तो कीप इट अप, इसको क्लीन करना चाहिए। तो पर्सनल हाइजीन इंटेल्स मोर देन जस्ट बीइंग क्लीन। ठीक है, हाइजीन का मतलब क्लीन से कहीं ज्यादा है। चलिए देखिए, अगर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे तो उससे क्या होगा? हम हेल्दी रहेंगे। ठीक है, मैनी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम that adolescents face are likely to be activity and habit। तो जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स डील होती हैं एडोलेसेंस में, ठीक है, वो या तो हैबिट्स की वजह से या एक्टिविटीज की वजह से होती हैं। एडोलेसेंट्स नीड टू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर इन्वॉल्विंग एंड द चेंजिंग बॉडी लाइक। ठीक है, सबसे पहले डेली बाथ लेनी चाहिए। ठीक है, इससे हाइजीन मेंटेन होगा। सोप के बिना पॉसिबल नहीं है, तो सोप जरूर यूज करना चाहिए। उसके बाद डेंटल, जो डेंटल हाइजीन है वो भी जरूरी है। ब्रश करना चाहिए ट्वाइस ए डे, है ना, सुबह या रात को 2 टाइम आप कर सकते हो। ठीक है, अपने आईज का और ईयर का खास ध्यान रखना चाहिए। जो गर्ल्स हैं उनको भी अपनी क्लीनिनेस का ध्यान देना चाहिए, स्पेशली मेंस्ट्रुअल पीरियड जब होता है तब। ठीक है, चलिए, उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, एडोलेसेंस में जब हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, मसल बिल्ड हो रहे हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी जरूरी है यहाँ पे, ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, तो उन सब में एक्सरसाइज का रोल बहुत बड़ा है। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज इज ए डेली रिक्वायरमेंट जस्ट लाइक फूड। तो फूड की तरह देखो, फूड हमें खाना है, ठीक है, डाइजेस्ट करना है, डाइजेस्ट करने के बाद वहां से न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करेगी हमारी बॉडी, है ना। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे
तो वो जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे, अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, तो इन सब के लिए फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज जरूरी है। ठीक है, तो साइंटिफिक एविडेंस इन सॉरी एंड इंडिकेट्स दैट वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, प्लेइंग गेम्स स्टिमुलेट द ग्रोथ प्रोसेस, है ना, और हमें फिट रखते हैं इंडिविजुअल को। एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प्स इन बेटर डाइजेशन। अभी हम बात कर चुके हैं कि डाइजेशन में हेल्प करता है एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, द मोस्ट एफिशिएंट एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स ऑफ द बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। ठीक है, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, हमें स्वेट आता है, तो स्वेट के थ्रू भी हमारे जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी में वो रिलीज होते हैं, बाहर निकलते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, और लंग्स की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। एफिशिएंसी मतलब यहाँ पे कितना एयर को स्टोर कर सकता है, ठीक है, लंग्स, वो बढ़ जाती है। चलिए, फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉम्पेक्ट टू फॉर्म स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ एडोलेसेंस। देखिए, जो एडोलेसेंस पीरियड होता है ना, इसको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाला पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे इमोशनल अटैचमेंट्स इस पीरियड में होते हैं। ठीक है, तो उन सभी के लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक्सरसाइज करने से आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, कोई भी स्ट्रेन नहीं आएगा इस पर्टिकुलर एरिया में। उसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ड्रग्स इन एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस एज में ही जो कुछ बच्चे होते हैं वो ड्रग्स की तरफ मुड़ जाते हैं। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है कि वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने आप को स्टाइलिश दिखाने के लिए इस तरह की चीजों को यूज करना शुरू करते हैं, विच इज वेरी बैड। बेसिकली ये उनको स्टाइलिश नहीं बनाते, ये सिर्फ सोचने का नजरिया है। ठीक है, जिससे उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा इम्पेक्टेड रहती है इस प्रोसेस से। जैसे आज किसी ने अल्कोहल लिया, ठीक है, वो फर्दर किसी दूसरे ड्रग की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीजों को अवॉइड करना चाहिए। आपके अगर दोस्त, फ्रेंड्स, है ना, कोई भी आपको बोले भी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए, तो वहां पे वो आपका दोस्त नहीं है। ठीक है, वो पर्सन आपका दोस्त नहीं है। ठीक है, तो यही सारी जो हैबिट्स हैं, अगर इनको हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा जो एडोलेसेंस पीरियड है वो अच्छे से जाएगा। ठीक है, और हमेशा ऑलवेज से नो टू दी ड्रग्स। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है, और तो कैसा लगा आपको चैप्टर, जरूर बताइए। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, आई विल क्लैरिफाई दैट। थैंक यू।